हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी घटनासार के बारे में अर्धवार्षिकी घटनासार को कवर कर रहे हैं। और यह अर्धवार्षिकी घटनासार जनवरी से लेकर जून तक के घटनाक्रम को इसमें शामिल किया गया है। और इस दिशा में आज तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। पहली क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा की। दूसरी क्लास में हमने प्रमुख सूचकांकों के बारे में कवर किया। और आज तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। पहला घटनाक्रम है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और यह आयोजन 13 जून से लेकर 15 जून 2024 को किया गया। और इसका आयोजन इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। तो बोर्गो इग्नाजिया जो कि इटली में स्थित है, इस G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। G7 समिट 2024 के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई इन नेताओं द्वारा, उसको देखते हैं। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देने का फैसला लिया। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट द्वारा जो पहल चलाई जा रही है अवसंरचना विकास में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विकास किया जा रहा है या उसके द्वारा जो पहल चलाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया। और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब की जाती है? G7 का जब सम्मेलन हुआ, 48वां सम्मेलन, जो कि 2022 में आयोजित किया गया था, उसी समय इस पहल की शुरुआत होती है। G7 के देशों द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करना। तो विकासशील देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विकास किया जा रहा है उसमें क्या करना है? सहयोग करना। और यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? G7 के देशों द्वारा। G7 में जैसे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि विकासशील देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विकास किया जा रहा है उसमें क्या करना है? इसको सहयोग करना। तो इस पहल की शुरुआत अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन में की गई। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल की शुरुआत कब की गई? 48वें G7 शिखर सम्मेलन में। और इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दिया जा रहा है, विभिन्न पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे सम्मेलन में G7 राष्ट्रों ने IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। IMEC है क्या? इसको थोड़ा समझते हैं। अर्थात इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो IMEC है क्या? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के नाम से जाना जाता है। और यह गलियारा अर्थात इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है क्या? यूरोपीय देश यूरोप और एशिया और भारत के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस गलियारे का या परिवहन मार्ग का विकास किया जा रहा है। तो यह क्या है? एक परिवहन मार्ग है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या यूरोप, एशिया और भारत के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए एक परिवहन मार्ग का विकास किया जा रहा है। और यह चर्चा में कब आया? 2023 की नई दिल्ली में हुए 18वें G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों द्वारा इसको समर्थन दिया गया या इस पर हस्ताक्षर किए गए। और यह परियोजना क्या? वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट द्वारा इसमें क्या, इस पहल को में सहयोग दिया जा रहा है। तो या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है? या यूरोप और भारत को जोड़ने के लिए एक परिवहन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें दो गलियारा हैं या इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें दो गलियारा हैं, एक है पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा।
पूर्वी गलियारे का विस्तार देखा जाए तो भारत से लेकर गल्फ तक इसका विस्तार है। तो भारत से लेकर गल्फ तक के परिमार्ग को पूर्वी गलियारा कहा गया। और दूसरा गलियारा है गल्फ से लेकर यूरोप तक इसका विस्तार है। तो गल्फ से लेकर तक इसका विस्तार है, उसे कहा गया उत्तरी गलियारा कहा गया। तो इस गलियारे के इस इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के दो पार्ट हैं, एक है पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा। और इसके माध्यम से विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। और इसमें दो मार्ग हैं, एक है समुद्री मार्ग और दूसरा है रेलवे मार्ग से इसको जोड़ा जा रहा है। समुद्री मार्ग भारत से लेकर गल्फ तक, यहाँ तक समुद्री मार्ग है। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित फुजैरा बंदरगाह से, फुजैरा पोर्ट से या फुजैरा बंदरगाह से हाइफा बंदरगाह तक। हाइफा बंदरगाह स्थित कहाँ है? इजराइल में। तो हाइफा बंदरगाह तक, यहाँ तक है रेलवे मार्ग। तो फुजैरा बंदरगाह से लेकर हाइफा बंदरगाह तक रेलवे मार्ग का विकास किया जा रहा है। और फिर हाइफा बंदरगाह से लेकर यूरोप तक, जो कि ग्रीस में स्थित है पीरियस बंदरगाह तक, यहाँ फिर समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चर्चा में कब आया? 2023 के G20 सम्मेलन में, जो कि आयोजित किया गया था दिल्ली में। और G7 की जो पहल है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जो पहल है, इसके द्वारा इस कॉरिडोर में सहयोग दिया जा रहा है। और इसमें दो पार्ट है, एक पूर्वी गलियारा है और एक उत्तरी गलियारा है। और इसके द्वारा यूरोप, एशिया और भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। तो क्या है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा G7 देशों द्वारा लोबिटो कॉरिडोर, लुजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर के लिए भी समर्थन व्यक्त किया गया है। तो G7 देशों द्वारा लोबिटो कॉरिडोर, लुजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर के लिए भी समर्थन व्यक्त किया गया है। लोबिटो बंदरगाह का विकास अफ्रीका महाद्वीप में स्थित अंगोला देश का बंदरगाह है लोबिटो, जो कि स्थित है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित लोबिटो बंदरगाह किस देश में स्थित है? अंगोला देश में स्थित है। और लोबिटो कॉरिडोर का विस्तार लोबिटो बंदरगाह से लेकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया तक इसका विस्तार किया गया है। तो लोबिटो कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका? लोबिटो बंदरगाह से लेकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लेकर जाम्बिया तक इसका विस्तार है। इस कॉरिडोर का विस्तार किया गया है और G7 देशों द्वारा इसको सहयोग प्रदान किया जा रहा है या इसके विकास में सहयोग दिया जा रहा है। तो G7 द्वारा लोबिटो कॉरिडोर को समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा लुजोन कॉरिडोर कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस का एक द्वीप है लुजोन, और इसी लुजोन द्वीप पर एक आर्थिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। तो लुजोन इकोनॉमिक्स कॉरिडोर कहाँ स्थित है? फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। और लुजोन द्वीप देखा जाए तो यह फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। तो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा मिडिल कॉरिडोर के लिए भी समर्थन व्यक्त किया गया है। तो G7 देशों द्वारा मिडिल कॉरिडोर के विकास के लिए भी समर्थन किया गया। मिडिल कॉरिडोर यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर को ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो G7 के देशों द्वारा विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग दिया जा रहा है, जैसे IMEC के। और इसके अलावा लोबिटो कॉरिडोर के विकास में, लुजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर के विकास में G7 देशों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को भी समर्थन दिया जा रहा है G7 द्वारा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? या अफ्रीकी संघ द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साहिल प्रदेश में मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन को
रोकना। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में G7 देशों द्वारा सहयोग दिया जा रहा। और यह क्या है, अफ्रीकी संघ द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि साहिल प्रदेशों में मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण को रोकना। और इसके अलावा यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण दिया जाएगा, जिसमें कहा गया कि अगले वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की जाएगी। अब G7 के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। G7 है क्या? G7 1973 में जब तेल संकट उत्पन्न हुआ, तेल संकट के बाद वित्तीय संकट प्रारंभ हुआ, वित्तीय संकट की समस्या उत्पन्न हुई, तब जो प्रमुख औद्योगिक देशों ने 1975 में एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया। और इस बैठक में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने भाग लिया। हालांकि उसमें कनाडा नहीं था उस समय। और 1976 में कनाडा शामिल हुआ। कनाडा 1976 में शामिल हुआ। इसके बाद 1997 में रूस को शामिल किया गया। और 2014 में क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया। तो G7 देशों का विकास या G7 के संगठन का गठन 1973 में तेल संकट और वित्तीय संकट उत्पन्न होने के कारण 1975 में एक बैठक बुलाई जाती है इन देशों द्वारा, और इसी समय इस संगठन का निर्माण हुआ। 1976 में इस संगठन में कनाडा शामिल होता है। इसके बाद 1997 में रूस को शामिल किया जाता है, लेकिन संकट के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया। तो यह संगठन क्या है, जिसे वर्ष 1974 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा यह एक वैश्विक पहल G7 के बारे में देखा, उसके द्वारा जो विभिन्न पहल चलाई जा रही है इसके बारे में चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम की तरफ। अगला घटनाक्रम है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में। और अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? क्लाउडिया शीनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर और राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यावरण सचिव के रूप में कार्य कर चुकी क्लाउडिया शीनबाम को 3 जून 2024 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। तो मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शीनबाम। अगला घटनाक्रम है क्वाड के बाद स्क्वाड का गठन किया गया। तो क्वाड की तर्ज पर स्क्वाड का गठन किया गया। स्क्वाड क्या है? एक संगठन है, 4 देशों का संगठन है। और इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस इस संगठन में शामिल है। तो क्वाड की तर्ज पर स्क्वाड का गठन किया गया, जो कि एक संगठन है, 4 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है कि चीन की घेराबंदी के लिए जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर 4 देशों का संगठन बनाया, जिसे नाम दिया गया है स्क्वाड नाम दिया गया। तो स्क्वाड क्या है? 4 देशों का संगठन है, जो कि क्वाड की तर्ज पर बनाया गया। और इसमें क्या है? अमेरिका शामिल, अमेरिका के बाद जापान, जापान के बाद फिलीपींस और फिलीपींस के बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है? चीन के बढ़ते प्रभाव को या चीन को काउंटर करने के लिए इस संगठन या का गठन किया गया, जिसके नाम दिया गया है स्क्वाड। और यह क्वाड की तर्ज पर एक स्क्वाड का गठन किया गया। क्वाड क्या है? क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें अमेरिका है, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। और क्वाड अस्तित्व में कब आया? 2017 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। तो इसका उद्देश्य क्या? चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए
क्वाड का गठन किया गया था 2017 में, जिसमें भारत शामिल था, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान। जबकि इस क्वाड में भारत नहीं है, भारत के इसमें फिलीपींस शामिल है। और इस क्वाड में 4 देश हैं जिसमें फिलीपींस शामिल है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है, जबकि क्वाड में भारत शामिल है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा अप्रैल 2024 में की है। और यह टर्मिनल पूरे होने पर मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का वार्षिक क्षमता 260 मिलियन यात्रियों की हो जाएगी। तो सबसे बड़े टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात में अल मखतूम हवाई अड्डे पर, अल मखतूम हवाई अड्डे पर। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। तो टीसीएस द्वारा पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाती है। टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा सबसे पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई। और कहाँ की जाती है? फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई। तो भारत की सबसे बड़ी प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टाटा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। तो स्वीडन नाटो के संगठन में शामिल होने वाला 32वां सदस्य है। तो यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 32वां सदस्य बना है। तो स्वीडन इस सैन्य संगठन का 32वां सदस्य बना। इसके पूर्व फिनलैंड 31वां सदस्य बना था, जो कि अप्रैल 2023 में शामिल हुआ था। नाटो के बारे में देख लिया जाए तो नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित किया गया। तो इस संगठन की स्थापना कब की गई? 1949 में की गई। अमेरिका, कनाडा और कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा नाटो की स्थापना की जाती है सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसका गठन कब किया गया? कोल्ड वार के समय इसका गठन किया जाता है और इसमें अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देश इसमें शामिल है। और स्वीडन 32वां सदस्य बना है, नाटो का 32वां सदस्य बना, जबकि अप्रैल 2023 में फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था, जिसमें अमेरिका, यूरोप और कनाडा, कुछ यूरोपीय देश, कनाडा शामिल है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए। तो लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंग ते ने 20 मई 2024 को राजधानी ताइपे में स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू के नए टीके टैग 003 को WHO की मंजूरी प्रदान की गई। तो WHO द्वारा डेंगू के नए टीके टैग 003 को मंजूरी प्रदान की जाती है। तो 10 मई 2024 को डेंगू के लिए नए टीके टैग 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। तो यह टीका WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करता है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा नाम से भी जाना जाता है। तो टैग 003 को क्यूडेंगा नाम से भी जाना जाता है। और इसके पहले या दूसरी वैक्सीन है, डेंगू की या दूसरी वैक्सीन है जो WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। उसके पहले यह फार्मा कंपनी
सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंगू वैक्सीनिया या CYD-TDV के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। तो टैग 003 या दूसरी वैक्सीन है WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले, और इस कंपनी का विकास टाकेडा द्वारा विकसित। प्री क्वालिफिकेशन का अर्थ है कि यह परीक्षण के लिए या इस नमूना परीक्षण के लिए या मूल्यांकन के लिए WHO द्वारा समर्थन दिया या प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया गया। तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया गया। तो 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम की मंजूरी प्रदान की गई। तो UAE की सरकार ने 2022-23-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। तो UAE द्वारा 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। और यह वीजा किसको दिया जाएगा? ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा किया गया, जो कि 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा है। और इस वीजे को किसको दिया जाएगा, किसको प्रदान किया जाएगा? इस वीजे का पात्र कौन होगा? जो उन लोगों को प्रदान करेगी जिन्होंने विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों जैसे समुद्री जीवन संरक्षण, भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र, वायु गुणवत्ता सुधार और स्थिरता प्रौद्योगिकी आदि में काम करने वाले। तो पारिस्थितिक तंत्र, वायु गुणवत्ता के सुधार के क्षेत्र में या जीवन संरक्षण के क्षेत्र में, समुद्री जीवन संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको यह वीजा प्रदान किया जाएगा, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा। तो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह वीजा प्रदान किया जाएगा, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो नाइजीरिया अप्रैल 2024 में मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो नाइजीरिया द्वारा मेन 5CB टीके का निर्माण किया गया है। और यह टीका क्या है? मेनिनजाइटिस के विरुद्ध। इस टीके का निर्माण मेनिनजाइटिस नामक बीमारी से लड़ने के लिए किया गया है। अब मेनिनजाइटिस टीका है क्या, या मेनिनजाइटिस बीमारी है क्या? या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। तो मेनिनजाइटिस क्या है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के आसपास झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। और यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक तथा परजीवियों के कारण ही हो सकता है। तो यह वायरस, बैक्टीरिया और कवक तथा परजीवियों के कारण भी हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस सबसे गंभीर होता है। और WHO द्वारा 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो WHO द्वारा मेनिनजाइटिस को 2030 तक खत्म करने का, पूर्णतः समाप्त करने का घोषणा की है। और मेनिनजाइटिस क्या है? या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली एक खतरनाक सूजन है। और मेनिनजाइटिस के खिलाफ लड़ने के लिए नाइजीरिया द्वारा पहला टीके का निर्माण किया गया, मेन 5CB को टीके का निर्माण किया जाता है। नाइजीरिया के बारे में थोड़ा जान लें। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है जो कि गिनी के तट पर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? अबूजा इसकी राजधानी है। और इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट हारकोर्ट इसका प्रमुख बंदरगाह है, जो कि नाइजर नदी के डेल्टा पर स्थित है। नाइजर नदी के डेल्टा पर स्थित है। और यह देश का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और पेट्रोलियम निर्यात के लिए जाना जाता है। तो नाइजीरिया जो कि गिनी के तट पर स्थित और अफ्रीकी महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। और इसका प्रमुख, जिसकी राजधानी क्या है? अबूजा इसकी राजधानी है। और इसका प्रमुख पोर्ट क्या है? पोर्ट हारकोर्ट इसका प्रमुख बंदरगाह है, जो पेट्रोलियम निर्यात के लिए जाना जाता है। और नाइजीरिया देश का एक शहर इनकू जो कि कोयला भंडार के लिए प्रमुख शहर है। और नाइजर नदी इस देश से प्रवाहित होती है। और नाइजर नदी पर स्थित है पोर्ट हारकोर्ट बंदरगाह, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगले घटनाक्रम की तरफ पढ़ते हैं। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य और पराग्वे 100वां सदस्य देश बना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला स्पेन 99वां सदस्य बना, जबकि पराग्वे 100वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखा जाए तो इसका गठन कब किया जाता है? इस संस्था का गठन भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में
पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP21 के सम्मेलन में किया गया था। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया? 2015 में पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में इसका गठन किया जाता है। और यह क्या है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध करना ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो देश शामिल हैं, देश स्थित हैं, उन देशों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसका गठन कब किया गया? 2015 में COP21 सम्मेलन हुआ पेरिस में, उस समय इसका गठन किया गया था। तो लक्ष्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को सनशाइन देश के नाम से भी जाना जाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य देश स्थित हैं उनको सनशाइन देश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सदस्यों देशों द्वारा ऐसे वित्तीय तंत्र की स्थापना करना जो सौर ऊर्जा उपकरण के उपयोग हेतु सहायता देना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। तो इंटरनेशनल सौर अलायंस का अध्यक्ष और भारत क्या है? इंटरनेशनल सौर अलायंस का अध्यक्ष है, सोलर अलायंस का। तो भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष और फ्रांस इसका सह उपाध्यक्ष है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया। COP21 पेरिस में हुए COP सम्मेलन में इसका गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित जो देश हैं उन देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया। और स्पेन इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य है और पराग्वे 100वां सदस्य बना है। पराग्वे की बात की जाए तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। तो बोलीविया के बाद पराग्वे दूसरा देश है जो कि एक स्थलरुद्ध देश है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले घटनाक्रम की तरफ पढ़ते हैं। काबो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। तो जनवरी 2024 में की गई एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। और इस उपलब्धि के बाद काबो वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बना है। तो काबो वर्डे को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया और यह अफ्रीकी देश का तीसरा देश बना है। यह प्रमाण प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित तीसरा देश है। काबो वर्डे की बात की जाए, यह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। और यह क्या है? 10 देशों का एक समूह, 10 द्वीपों का एक समूह है केप काबो वर्डे। तो काबो वर्डे 10 द्वीपों का एक समूह है जो कि कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित। तो इसकी स्थित कहाँ है? अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है। यह 10 द्वीपों का एक समूह है। और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मालदीव 2015 में, दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाए तो मालदीव को 2015 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। वहीं श्रीलंका को 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, जबकि भारत को अभी यह प्रमाण नहीं मिला है। तो भारत को अभी मलेरिया मुक्त नहीं घोषित किया गया है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगला घटनाक्रम है प्रधानमंत्री मोदी की यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर की यात्रा की गई। तो प्रधानमंत्री द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर की यात्रा की गई और 13 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर की सरकारी यात्रा पर रहे। और अपनी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी में हिस्सा लिया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रवासी भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे अहलान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर यूनाइटेड अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।
तो प्रधानमंत्री द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के दौरान यहाँ पर स्थित हिंदू मंदिर, पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। और वह मंदिर कौन सा है? बोचास बोचास बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का उद्घाटन किया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के दौरान अहलान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और इन दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन हस्ताक्षरों में जो सबसे प्रमुख है कि रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकारने के लिए को लेकर घरेलू डेबिट कार्ड रुपे और यूनाइटेड अरब अमीरात जयवान को जोड़ने के लिए, तो घरेलू क्रेडिट डेबिट कार्ड रुपे और यूनाइटेड अरब अमीरात के जयवान को जोड़ने के लिए प्रमुख समझौता हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचासन स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का उद्घाटन किया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, इसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद कतर की यात्रा की, तो प्रधानमंत्री द्वारा कतर की यात्रा की जाती है और अपने 2 दिवसीय यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी 2024 को 1 दिवसीय यात्रा पर कतर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ बातचीत की। कतर की बात की जाए तो कतर क्या है? भारत का सबसे बड़ा एनएलजी और एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? कतर। और लगभग 48% अकेले कुल आपूर्ति का लगभग 48% आपूर्ति प्राकृतिक गैस का किसके द्वारा की जाती है? कतर के द्वारा की जाती है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर की यात्रा पर प्रधानमंत्री द्वारा इन दोनों देशों की यात्रा की गई। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में देखा जाए तो यह कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी में स्थित है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर दोनों कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी में स्थित है। कतर 3 तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है और यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। जबकि कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा इसकी राजधानी है और यह सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यह राजधानी है दोहा। और यूनाइटेड अरब अमीरात में एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम क्या है? शारजाह, अजमन अल फुजाउर, रास अल खैमा और अबू धाबी इसकी राजधानी है। यहीं पर स्थित है हारमूज जल स्ट्रेट। हारमूज स्ट्रेट स्थित है जो कि क्या कर रहा है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ रहा है और यह जल संधि ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को अलग कर रही है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। तो ब्रिक्स समूह अब क्या है? 10 देशों का संगठन बन गया है। इसमें 5 देश और शामिल हुए हैं। तो 5 देशों के शामिल होने के कारण ब्रिक्स देश, जो कि 5 देशों का सदस्य था, अब वह 10 देशों का सदस्य बन चुका है। तो 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। तो 1 जनवरी 2024 को जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अध्यक्षता ग्रहण की जाती है, उसी दिन ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए, जिसके बाद ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का एक समूह बन गया है, जिसमें मिस्र शामिल है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो ब्रिक्स देशों में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? मिस्र है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग में जब 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया, उस समय ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। तो उस समय जब जोहान्सबर्ग में 15वां शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें
6 देशों को शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया था। 6 देशों में जिसमें अर्जेंटीना शामिल था और इसके अलावा जो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात थे। लेकिन 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो उस समय 6 देशों को शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अर्जेंटीना में नए राष्ट्रपति चुने जाने के कारण नए राष्ट्रपति ने इस ब्रिक्स समूह में शामिल होने से मना कर दिया। तो वर्तमान में ब्रिक्स देशों में अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। पहले कौन कौन से देश थे? 5। पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के समूह को क्या कहा जाता था? ब्रिक्स कहा जाता था। अब इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। 5 नए सदस्यों का प्रवेश होता है और 5 नए सदस्यों में अफ्रीका का देश है मिस्र, इसके अलावा अफ्रीका का देश है इथोपिया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिस्र, इथोपिया शामिल होते हैं और वहीं पश्चिमी एशिया से ईरान के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, इनको ब्रिक्स में शामिल किया गया। तो अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। पहले कौन कौन से सदस्य थे? ब्राज़ील था, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। ब्रिक्स समूह की बात की जाए तो ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन शामिल थे। तो उस समय जब इसकी स्थापना की गई उसमें 4 देश शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और किए जाने के बाद इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स। ब्रिक्स का अर्थ होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। रूस के कजान, अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वह होगा रूस के कजान में अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है और इसका जो आदर्श वाक्य होगा अक्टूबर में जो प्रस्तावित है ब्रिक्स सम्मेलन, इसका आदर्श वाक्य होगा समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो ब्रिक्स देश जिसमें पहले 5 देश शामिल थे, अब 10 देशों का समूह बन गया जिसमें 2 अफ्रीका के देश शामिल हैं, मिस्र और इथियोपिया शामिल किया गया है, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब को शामिल किया गया। तो 5 नए देशों को शामिल किया गया। लेकिन जब जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उस समय 6 सदस्य को शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अर्जेंटीना को बाहर होने से अब केवल 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा की और इसके अंतर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने का प्रयास किया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।